पहला है विटामिन। तो विटामिन में देखोगे तो विटामिन क्या होता है कि अल्प मात्रा में, यहाँ पर ये देखेंगे तो अल्प मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा, अल्प का मतलब होता है बहुत कम मात्रा में, है ना। विटामिन क्या होगा, जो अल्प मात्रा में वृद्धि हो गया, जो हमारा शरीर बढ़ता है ना, और सामान्य प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होती हैं। जो हमारे शरीर में होने वाली जो सामान्य प्रक्रियाएं हैं उनके लिए क्या होती हैं, आवश्यक होती हैं। कौन? विटामिन। थोड़ी सी मात्रा है ना विटामिन की। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मान लीजिए हम बीमार होते हैं तो आजकल डॉक्टर क्या करते हैं, मल्टीविटामिन की गोलियां दे देते हैं जिसमें बहुत सारे विटामिन होते हैं, है ना। उन विटामिन किस कौन कौन से प्रकार की विटामिन होती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो विटामिन है वो दो प्रकार का, उनका विटामिन का वर्गीकरण यदि देखें, विटामिन का वर्गीकरण, ठीक है ना। तो विटामिन का वर्गीकरण किस प्रकार से हो सकता है, ये विटामिन है हमारे पास और इसका हमें क्या करना है, वर्गीकरण करना है। वर्गीकरण का मतलब होता है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। तो मुख्यतः इनमें दो प्रकार की, इन्होंने साइंटिस्टों ने पहले कहा कि विटामिन दो प्रकार के होंगे। एक तो घुलने वाले, यानी कि विलीयता के आधार पर, है ना। तो विलीयता के आधार पर तो इन्होंने क्या किया, दो प्रकार से कहा, है ना। उन्होंने कहा कि कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो वसा में घुल जाते हैं। वसा में क्या हो जाते हैं, वसा का मतलब यहाँ पर हो गया बेटा तेल, तेल वाले पदार्थ में। कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो इसमें घुल जाते हैं, और कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो जल में घुल जाते हैं। जल में घुलने वाले विटामिन भी होते हैं जो पानी में घुल जाए, ठीक है। तो एक तो है वसा में घुलने वाले विटामिन और दूसरे हैं जल में घुलने वाले विटामिन। दो प्रकार के विटामिन हो गए, है ना। एक तो वसा में घुलेंगे और दूसरे जल में घुलेंगे। अब देखो, जल में घुलने वाले विटामिन को बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखो घरों में कहते हैं ना, हरी सब्जी जो होती है ना उसको काट करके नहीं धुलते हैं, पहले काटा फिर धुला, ऐसा नहीं करते। उसको पहले धुल लेते हैं, पहले क्या करते हैं, धुलते हैं। हरी सब्जी को पहले क्या करते हैं, धुलते हैं और उसके बाद काटते हैं। ऐसे जनरली सभी लोग कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते, क्यों कहते होंगे बेटा ऐसा? क्योंकि यदि मान लीजिए सब्जी में जो है, सब्जी में मान लीजिए ऐसे विटामिन होंगे जो जल में घुलेंगे, ऐसे विटामिन होंगे जो जल में घुलने वाले होंगे, तो फिर क्या होगा, हमने सब्जी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया तो उनका क्या होगा, प्रत्येक पार्ट जो है पानी के संपर्क में आएगा। एक सब्जी का पूरा पत्ता है, ये देख लीजिए पूरा पत्ता है, तो इसको धुलेंगे तो ये बाहर से धुलेगा। लेकिन जब हम इसको काटेंगे, काटने से क्या होगा, इसके अंदर भी पानी जा करके घुल लेगा इसके अंदर, तो ये जो विटामिन होंगे जल में घुलने वाले विटामिन इसमें घुल जाएंगे और फिर हम धुल करके वो पानी को फेंक देंगे, तो इसका मतलब जल में घुले हुए विटामिन बह जाएंगे। तो इसलिए पहले सब्जी को क्या किया जाता है, धुला जाता है, उसके बाद काटा जाता है ना। तो ये इसलिए किया जाता है। तो यहाँ पर दो प्रकार से हमारे पास विटामिन है। एक तो क्या होते हैं, वसा में घुलने वाले विटामिन होते हैं, और एक जल में घुलने वाले, है ना। तो वसा में कौन घुलेंगे और जल में कौन घुलेंगे, तो देखो जितने वसा में, जो वसा है, वसा में जो विलेय विटामिन होंगे कौन होंगे, जैसे इसमें लिखा हुआ है तैलीय प्रकृति के, जो तेल वाले प्रकृति के होंगे, है ना, वसा में घुल जाते हैं। जो तैलीय प्रकृति के होंगे वो वसा में घुल जाएंगे, और उनका उदाहरण कौन से हैं, ए, डी, ई के, बस इसे याद रखो। विटामिन ए क्या होगा, वसा में घुलेगा। जैसे मूंगफली वगैरह वगैरह होती है ना, तो उनमें विटामिन ए पाया जाता है बेटा। जो तेल वाले पदार्थ होते हैं उनमें विटामिन ए पाया जाता है। जो तैलीय पदार्थ होंगे उनमें क्या होगा, विटामिन ए। तो यहाँ आप समझना होगा हमें कि विटामिन ए क्या है। विटामिन ए क्या है, वसा में घुलेगा। विटामिन डी जो किससे मिलता है हमें, विटामिन डी तो बहुत कॉमन है, बहुत बार पूछा जाता है और बहुत बार हम बता भी देते हैं, बहुत छोटी क्लासों में जानते हैं। विटामिन डी क्या होता है, कहाँ से मिलता है, ये तो सूर्य के प्रकाश से मिलता है बेटा, है ना। धूप में बैठने से हमें क्या होता है, विटामिन डी मिल जाता है। विटामिन ई और विटामिन के, ये ए डी ई के, इसको याद रखा जा सकता है, ए डी ई के।
तो वसा में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं? ए, डी, ई के। इसे याद रखो, फिर हम इनके बारे में डिटेल पढ़ते हैं, है ना। विटामिन ए, डी, ई के। तो ये वसा में घुलने वाले विटामिन कौन से हैं? ए, डी, ई के। ये वसा में घुलेंगे बेटा। और जल में घुलने वाले, जो जल में घुलते होंगे, तो जल में घुलने वाले हैं केवल दो, बी और सी। विटामिन बी और सी जो है क्या होते हैं? जल में घुल जाते हैं। और ये ध्यान रखना है, ये हमारे शरीर में संग्रहित भी नहीं होते हैं कि हम क्या करें, उसको संग्रहित किया जा सकता है। ये तो ऐसे भी नहीं है कि उनको संग्रहित किया जा सके, है ना। अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में हमारे शरीर में होते हैं। और एक विटामिन है एच, जिसको बोलते हैं बायोटीन। ये जल और वसा में अम्लीय होता है, दोनों में नहीं घुलता। न तो पानी में घुलेगा, ना किस में घुलेगा? वसा में। तो बायोटीन एक ऐसा विटामिन है जो कहीं नहीं घुलता है, दोनों में। ठीक है, अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं बेटा। देखो, पहला हमारे पास है विटामिन ए। तो हमें ये देखना है विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। कल हम बात कर रहे थे रेटिनॉल, है ना। और इसको बोलते हैं एजरियोथॉल, एजरियोथॉल भी कहते हैं। इसका जो फॉर्मूला है, वैसे फॉर्मूला अभी तक पूछा नहीं जाता है ना, अणुसूत्र है, ये है C20। सी क्या होता है बेटा? जो 20 होगा, और H30 होगा, और O। ये इसका फॉर्मूला है, किसका? रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम क्या बोला मैंने? क्या बोला बेटा मैंने? विटामिन रेटिनॉल। बिल्कुल, वेरी गुड, याद रखना। विटामिन ए का नाम है रेटिनॉल, याद रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। ये मैंने कल भी बताया था आपको, है ना। क्लास में हम देख रहे थे, जब हम शतक, मिशन शतक वाले प्रश्न कर रहे थे, तो उस समय देखा कि विटामिन ए का नाम पूछा हुआ था, है ना। या रेटिनॉल किसको कहा जा सकता है, ये विटामिन ए का नाम क्या है ना। तो ये विटामिन ए है रेटिनॉल। और इसका स्रोत क्या है, ये कहाँ से मिलता होगा हमें विटामिन ए? तो देखो, विटामिन ए जो दूध होता है उसमें सारे विटामिन मिलते हैं लगभग लगभग, ठीक है ना। तो एक तो दूध है जहां से हमें विटामिन ए मिलेगा। मक्खन हो गया, मक्खन से भी हमें विटामिन ए मिलता है। मछली, कॉड मछली होती है ना, उससे भी क्या होता है? उससे भी विटामिन ए मिलता है। लीवर ऑयल, कॉड मछली का जो लीवर ऑयल होगा उससे भी मिलता है ना। तो ये कुछ स्रोत है ना। या मूंगफली भी लिख सकते हैं आप लोग, है ना। तो देखो बेटा, इन यदि मान लीजिए इनकी कमी हुई, विटामिन ए की कमी हुई, तो उससे कमी से होने वाला रोग होता है नाइट ब्लाइंडनेस। क्या होता है बेटा? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का मतलब होता है कि हमें शाम होते हुए दिखता नहीं है। जैसे शाम होने लग जाती है ना, उसके बाद हमें दिखाई नहीं देता है, ठीक है। हमें दिखाई नहीं देता है। तो ये क्या है? ये है बेटा इसमें विटामिन ए। विटामिन ए के कारण होने वाले रोग कौन कौन से? नाइट ब्लाइंडनेस, है ना। इसको कहा जाता है नाइट ब्लाइंडनेस, या रतौंधी हिंदी में कहते हैं। क्या बोलते हैं? रतौंधी। तो हम समझ सकते हैं कि जब विटामिन ए की कमी होगी, यानी कि किन चीजों को खाना चाहिए हमें? एक तो टैबलेट भी होते हैं इसमें, विटामिन ए की टैबलेट। और उसमें लीवर ऑयल, यानी कि क्या किया जाता है, जो कॉड मछली है उसका तेल बनाया जाता है, और तेल बना करके उन गोलियों में डाल दिया जाता है ना। और वो तेलिया टाइप की होती है ना। तो ये गोलियां भी जो है इससे बनती है। तो इससे क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस हमारी दूर हो जाएगी। जैसे शाम शाम होती है ना, उनको दिखना कम हो जाता है, तो उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है ना, रतौंधी। ऐसा नहीं कि प्रत्येक टाइम दिखना कम हो जाता है, शाम शाम होते हुए उनको दिखना तो रतौंधी, ठीक है ना। ये रात को उनको साफ नहीं दिखाई देता है, इस टाइप की कुछ चीजें होती है ना। तो ये नाइट ब्लाइंडनेस हो गई, रतौंधी हो गया, है ना। दूसरा देखेंगे बेटा, दूसरा है विटामिन बी। लेकिन विटामिन बी बहुत सारे, इसको बोलते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है,
यानी कि इसमें एक विटामिन नहीं बेटा, इसमें बहुत सारे हैं। विटामिन बी जो है बहुत सारे विटामिनों का संयोग है। जैसे देखो विटामिन बी 1 है, पहले इसमें बी में भी क्या है, विटामिन बी 1। तो विटामिन बी 1 क्या है, इसका नाम है थायमीन। कल हम बात कर रहे थे, क्या है विटामिन बी 1 का नाम, थायमीन है। इसको हम बोलते हैं थायमीन। और थायमीन का जो फॉर्मूला है बेटा, देखो थायमीन का फॉर्मूला बहुत बड़ा है। इन फॉर्मूलों को ज़्यादा याद नहीं करना आपको, लेकिन हमें पता होना चाहिए। देखो C12, इनके भी फॉर्मूले होते हैं, H18N4SOCl2, ये देखो इतना बड़ा फॉर्मूला है ना। और विटामिन बी 1 को कहा जाता है बेटा थायमीन। थायमीन पूछा हुआ था उसमें, ठीक है ना। और ये प्राप्त होता है सोयाबीन से। सोयाबीन का आप लोगों ने देखा होगा, सोयाबीन हमारे गांव में दालें होती, सोयाबीन, सोयाबीन में बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, सोयाबीन में विटामिन बी। और ये विकास और वृद्धि इसका काम होता है, हमारे शरीर का विकास करना और वृद्धि करना। मान लीजिए इसकी कमी हो जाए, मान लीजिए हमने कहा कि इसकी कमी हो जाती, विटामिन बी की कमी हो जाती, मान लीजिए विटामिन बी की कमी हो जाए शरीर में, तो उससे होने वाला रोग कौन सा होता है, वेरी वेरी। विटामिन बी 1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, वेरी वेरी। तो वेरी वेरी रोग हो जाता है, ये ध्यान रखना, है ना। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इसीलिए कहा जाता है, जब आप लोग दुकानदार मतलब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो क्या करता है, अधिकांश विटामिन बी कॉम्प्लेक्स दे देता है। तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मतलब उसमें बी 1 भी होगा, विटामिन बी 1 होगा, बी 2 भी होगा बेटा। देखो बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा विटामिन है बी 2, जिसका नाम है राइबोफ्लेविन। देखो कल हम बात कर रहे थे राइबोफ्लेविन किसका होगा, तो विटामिन बी 2 होगा। तो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिया था आप लोगों को, चलो कोई बात नहीं, है ना। ये क्या है, राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन क्या है, विटामिन बी 2 है। और ये कहाँ से मिलता होगा, तो दूध, देखो दूध में सभी लगभग लगभग सभी चीजें मिल जाती है। तो दूध है, एक हमारे पास पनीर हो गया, है ना। और केले की चेरी, केला जो होता है उसकी चेरी जो है उससे भी ये होता है ना। और इससे जो होने वाला रोग है, इसकी कमी से होने वाला जो रोग है बेटा, उसको बोलते हैं कीलोसिस। क्या बोलेंगे, कीलोसिस। कीलोसिस नामक रोग होते हैं। तो इनको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी, इन ये प्रत्येक एग्जाम में भी आते हैं बेटा, बहुत सारे एग्जामों में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, है ना। देखो इसका फॉर्मूला देखोगे तो कितना बड़ा है, C17H20N2O6, ठीक है ना। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं और ये कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। विटामिन की जो क्वेश्चन है वो बहुत सारा पूछा जाता है। तो ये है हमारे पास विटामिन बी 2। देखो उसके बाद है विटामिन बी 3। बी 3 को बोलते हैं पेंटाथनिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको, पेंटाथनिक अम्ल। ये पेंटाथनिक अम्ल है ना। और इसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। ये कहाँ से मिलता होगा, इसके स्रोत देखो, मूंगफली हो गया, यकृत हो गया, टमाटर हो गया। तो पेंटाथेनिक अम्ल कहाँ कहाँ, इन तीनों चीजों से, रिच सोर्सेज, अन्य चीजों से मिल सकते हैं, लेकिन रिच सोर्सेज का मतलब जिनमें ज्यादा मात्रा में, यदि इनकी कमी हो जाए, पेंटाथेनिक एसिड की कमी हो जाए, विटामिन बी 3 की कमी हो जाए, तो त्वचा के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जो त्वचा पे हमारे बहुत सारे रोग होने लग जाते हैं, इसकी कमी से हो जाते हैं। नेक्स्ट है विटामिन बी 6। देखो बी 3 के बाद बी 4 नहीं है, बल्कि सीधे क्या है, विटामिन बी 6 है, और इंपॉर्टेंट विटामिन है। और इसको बोलते हैं बेटा पायराडॉक्सिन। क्या बोलते हैं, इसका जो रासायनिक नाम है वो पायराडॉक्सिन है ना। एड्रेमिन भी है, एड्रेमिन, और पायराडॉक्सिन भी है ना। उसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है। और ये कहाँ से मिलता होगा, देखो मछली, मछली में बहुत सारे विटामिन है ना, यकृत, बंद गोभी और चावल की भूसी, इसमें विटामिन बी 6 मिलता है। भूसी का मतलब, जो हम लोग क्या करते हैं, जैसे चावल पहले कूटते थे, कूटने के बाद उसको, उससे भूसा निकालते थे, लेकिन भूसे के जो हमारे यहाँ जिसे साफ करते हैं ना चावल, है ना, सुप्पा बोलते हैं हमारे यहाँ, तो आपके यहाँ तो पता नहीं क्या बोलते हैं। तो उसमें से जो आगे क्या रहता है, छोटे छोटे कण रहते थे, ठीक है ना।
उन कणों में क्या होगा, विटामिन B6, या जो चावल के कण कभी देखे आप लोग धुलते होंगे तो उसमें बाहर से कुछ छोटे छोटे कण हमारे हाथों में लग जाते हैं, तो उसमें विटामिन B6 होता है, ठीक है। और ये क्या करता है बेटा, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है। किसमें मिलता है, मेटाबॉलिज्म ठीक करता है। और इसमें यदि देखोगे तो सबसे महत्वपूर्ण क्या है, प्रोटीन्स और अमीन होते हैं, इनको प्रोटीन और अमीन भी कहा जाता है। और इनकी जो कमी होती है, जो विटामिन B6 की कमी से क्या रोग होता है, एनीमिया हो जाता है, एनीमिया, रक्त में कमी हो जाती है जिसको, और पेलाग्रा नामक रोग होते हैं। तो ये दो रोग होते हैं, क्या होता है, विटामिन B6 की कमी से होने वाले रोग। अब सबसे महत्वपूर्ण है विटामिन B12, ये तो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है ना। और इसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है बेटा, इस विटामिन में कोबाल्ट होता है, देखो यहाँ इस फॉर्मूले में देखोगे तो यहाँ CO है, कोबाल्ट है, बाकी फॉर्मूला तो हो गई, लेकिन यहाँ कोबाल्ट है। तो ये अधिकांश पूछा जाता है कि कौन से विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है, कौन सा विटामिन ऐसा है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। तो इसको बोलते हैं बेटा साइनो कोबालमिन, इसका नाम क्या है, साइनो कोबालमिन। देखो यहाँ पर कोबाल भी लिखा हुआ। तो विटामिन B12 जो है क्या है हमारे पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइनो कोबालमिन कहते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। और पूछा क्या जाता है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका नाम एक याद रखिएगा, साइनो कोबालमिन, विटामिन B12। और ये कहाँ से मिलता होगा, एक तो दूध है, यकृत है, मांस है, गुर्दा हो गया, इनसे हमें क्या होता है, विटामिन B12 प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये अधिकांश मांस से ज्यादा प्राप्त होता है, तो जो लोग मांस नहीं खाते उनमें विटामिन B12 की कमी होती है ना। और इसको बोलते हैं बेटा, इसकी कमी से होने वाला जो रोग होता है पायरेनिसियस या एनीमिया, एनीमिया भी होता है, और इसको बोलते हैं परनीसियस, ठीक है ना, परनीसियस या एनीमिया। तो ये देखो विटामिन बी कितने प्रकार के हो गए, देखो यदि हम थोड़ा सा हल्का सा इसमें समरी में देखेंगे तो विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स होगा वो कौन कौन से विटामिन होगा, एक तो विटामिन B1 होगा, विटामिन B2 होगा, विटामिन B3 होगा, विटामिन क्या होगा B6 होगा, और विटामिन B12, ठीक है ना। देखो यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 विटामिन। तो 5 विटामिन किस में है, 5 विटामिन बी में है ना। ये थायमीन हो गया, राइबोफ्लाविन हो गया, है ना। उसके बाद पायरोडॉक्सिन बता, B2 B3 क्या है, हाँ पेंटाथनिक एसिड हो गया, पेंटाथनिक एसिड के बाद पायरोडॉक्सिन हो गया, पायरोडॉक्सिन के बाद साइनोकोबालमिन हो गया, ठीक है ना। इनके नाम याद रखने आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, नाम रखने और कहाँ से इनके स्रोत क्या है, इनकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो ये 3 चीजें याद रखनी है ना। इसकी कमी से, किसके कारण इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है, इनके स्रोत क्या है, इनके नाम क्या है। ये वाले जो नाम है ना बेटा, ये रासायनिक नाम है इनके, कभी कभी पूछ लेता है रासायनिक नाम क्या, तो ये रासायनिक नाम है। तो ये हो गया, एक तो हमने विटामिन ए पढ़ा और बी कॉम्प्लेक्स पढ़ा। बी कॉम्प्लेक्स में B1 B2 B3 B6 और B12, ये हमारे पास हो जाए। अब उसके बाद आता है सी, विटामिन सी। ये तो अधिकांश आप लोगों ने देखा भी होगा। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है बेटा वो है एस्कॉर्बिक एसिड, इसको क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल, ये है एस्कॉर्बिक अम्ल, है ना। इसका फॉर्मूला भी सिंपल है, ज्यादा कठिन नहीं। और इसका जो कार्य होता है ये होता है बेटा त्वचा को स्वस्थ बनाना। यदि हम देखेंगे तो जो त्वचा स्वस्थ रहती है तो वो क्या होता है, विटामिन सी के कारण होता है। विटामिन सी के कारण हमारी जो त्वचा होती है वो स्वस्थ रहती है। मिलता कहाँ है विटामिन सी, तो आंवले में बहुत सारा मिलता है ना। आंवला देखा होगा, आंवला खाओ, है ना, उससे विटामिन सी मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा नींबू हो गया,
जो खट्टे पदार्थ हैं उनमें विटामिन सी मिलता है ना। और इसका कार्य होता है त्वचा को स्वस्थ बनाना, हमारी त्वचा के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इम्यूनिटी भी बढ़ती है इससे, ठीक है ना। और इसकी जो कमी होगी, इसकी कमी से होता है बेटा स्कर्वी नामक रोग हो जाता है, ठीक है। ये तो था विटामिन सी। विटामिन डी क्या होता है बेटा? देखो विटामिन डी को हम बोलते हैं एर्गो कैल्सीफेरॉल। सिंपल हम कैल्सीफेरॉल भी इसको कहा जाता है ना। और दूसरा नाम इसका है एर्गो कैल्सीफेरॉल, एर्गो कैल्सीफेरॉल। और ये कहाँ से, इसका जो स्रोत होता है, कहाँ से मिलता है हमें? इसका स्रोत जो होता है वो सूर्य का प्रकाश होता है। सूर्य के प्रकाश में बैठ करके हम क्या कर सकते हैं इसको, और इससे मालूम क्या होता है, जो इसका कार्य होता है हड्डियों को मजबूत बनाना, जो हमारी हड्डियां होती हैं, है ना। और इसकी यदि कमी हो जाए तो उससे क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। रिकेट्स एक बीमारी है जो हड्डियों से संबंधित है ना। उसके बाद देखो बेटा यहाँ पर यदि हम देखेंगे विटामिन ई, तो विटामिन ई क्या होता है, इसका नाम है टोकोफेरॉल, विटामिन ई, है ना। और इसकी इसका जो स्रोत है कहाँ से मिलता होगा, ये स्रोत हमारे पास है, ये है स्रोत कहाँ से मिलता है, गेहूं से। गेहूं को आप लोगों ने देखा, गेहूं तो आप लोग खाते हैं, है ना। और इससे क्या होता है बेटा, जो फर्टिलिटी होती है, माने प्रजनन जो क्षमताएं होती हैं वो कम हो जाती हैं, यानी कि बांधता का गुण मिलता है, पांचपन जिसको बोलते हैं, वो गुण आ जाता है। इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वो विटामिन ई की कमी से क्या होता है, बांधता का रोग हो जाता है, फर्टिलिटी कम हो जाती है ना। तो ये याद भी रखना, पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना। ये सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। और एक होता है बेटा विटामिन के। देखो विटामिन के क्या होता है, इसका नाम है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन होता है, और ये बंद गोभी में पाया जाता है। और इसका जो कार्य होता है बेटा, ये रक्त का थक्का बनाना होता है। जो हमारे शरीर में रक्त है, रक्त जैसे कट जाता है तो आप लोगों ने देखा होगा थोड़ी देर में क्या हो जाता है, जमने लग जाता है वहीं पे, है ना, थक्का बनाने लग जाता है। यदि थक्का नहीं बनेगा तो आदमी की तो मृत्यु हो जाएगी, वो रक्त बहता रहेगा, ठीक है ना। तो जो विटामिन के है उसका जो काम होता है वो रक्त का थक्का बनाना होता है, और रक्त का थक्का बन गया और रक्त स्राव को रोकता है ना। इसकी इसकी कमी हो जाए तो उससे रक्त स्राव ज्यादा होगा, है ना। और लास्ट है इसमें, ये है विटामिन एच, और इसको कहा जाता है बायोटीन, ठीक है ना। और इसकी कमी से जो होने वाला रोग है बेटा, एक तो लकवा होता है, और दूसरा हमारे सर के बाल जब गिरने लग जाते हैं तो विटामिन एच की कमी हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारे पास टोटल विटामिन कितने हो गए, देखो यदि हम शॉर्टली देखें इनको, कौन कौन से विटामिन हो गए, देखो विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें क्या था, B1 था, B2 था, B3 था, B6 था, और B12 है ना। उसके बाद आया विटामिन सी, विटामिन सी है, विटामिन डी है, विटामिन ई है, ठीक है ना, विटामिन के है, और विटामिन एच, जिसको हम बायोटीन कह रहे हैं, है ना। तो इतने प्रकार के हमारे पास विटामिन है। केवल बी कॉम्प्लेक्स में है जिसमें बहुत सारे विटामिन है, बाकी सब अलग अलग विटामिन है। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, ये विटामिन है, उनके रोग, उनके नाम याद रखने आप लोगों ने, है ना, कि कौन सा विटामिन के कारण कौन सी शरीर में कौन सी कमियां हो जाती हैं, ठीक है बेटा। ये तो था हमारे पास विटामिन से संबंधित। इसके बाद लास्ट बचता बेटा, वैसे मैं न्यूक्लिक एसिड आप लोगों को बता चुका हूं, पर फिर भी एक जनरली चीजें, कुछ चीजें और भी हैं इसमें। देखो न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है बेटा, जो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो क्या करता है, जो कोशिकाएं होती हैं कोशिकाओं में पाई जाता है ना। और कोशिकाओं में कहां पर, जो न्यूक्लियस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं, केंद्रक, है ना। कोशिका का जो केंद्रक है, केंद्रक में एक धागे के समान ऐसी संरचनाएं होती हैं जिनको क्या कहा जाता है, पाया जाता है। और ये क्या किसके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ये हमेशा आनुवांशिकता के लिए इंपॉर्टेंट है। आनुवांशिक गुणों को, माता पिता के लक्षणों को उनके संतति तक पहुंचाने का काम कौन करता है,
ये न्यूक्लिक अम्ल है, जो क्या होते हैं डीएनए और आरएनए के रूप में हमें मिलते हैं, है ना। देखो ये क्या कहता है, ये प्रोटीन होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं तथा अन्य प्रकार के जैव अणुओं से मिलकर बने होते हैं। ये भी क्या है, ये भी प्रोटीन, जैसे कल हमने पूछा था एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ऐसे न्यूक्लिक अम्ल भी क्या होते हैं बेटा, ये भी प्रोटीन होते हैं, है ना, प्रोटीन होते हैं। तो देखो यहाँ न्यूक्लिक अम्ल भी क्या है, प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो न्यूक्लिक अम्ल कौन से, दो हो सकते हैं, और ये न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, दो प्रकार के, मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक तो डीएनए होता है, डीएनए डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और दूसरा होता है आरएनए, है ना। तो देखो न्यूक्लिक अम्ल, देखो न्यूक्लिक अम्ल क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड की लंबी श्रृंखला वाले बहुलक होते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं और उससे क्या बन जाते हैं, न्यूक्लिक अम्ल। अतः इन्हें क्या कह सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। तो डीएनए और आरएनए को हम क्या कहते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, पॉली न्यूक्लियो सॉरी न्यूक्लियोटाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स, है ना। इनको डीएनए और आरएनए को हम क्या कह सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स भी कहा जाता है ना, क्योंकि इसमें न्यूक्लियोटाइड बहुत सारे हैं। इसमें यदि देखेंगे बेटा, यहाँ पर दो पार्ट हमारे पास है, एक तो है डीएनए, ठीक है ना, डीएनए अथवा आरएनए के पूर्ण जल अपघटन से क्या होता है, पेंटोज शर्करा, फास्फोरस अम्ल और नाइट्रोजन युक्त जो विषम चक्रीय क्या होंगे, क्षारक प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। यानी कि जब हम क्या करें, डीएनए हो गया, डीएनए किन किन चीजों से बना होता है, डीएनए या आरएनए, तो इसमें कुछ चीजें होती हैं जिनसे बना होता है। एक तो होता है पेंटोज शर्करा, क्या होता है, पेंटोज शर्करा, पेंटोज शर्करा होता है बेटा इसमें। एक तो पेंटोज शर्करा होता है, एक होता है फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक, हम केमिस्ट्री के हिसाब से पढ़ रहे हैं ना इसको, अम्ल। और तीसरा होगा इसमें नाइट्रोजनी युक्त विषम चक्रीय क्षारक। यहाँ पर नाइट्रोजन युक्त जो है विषम चक्रीय क्षारक होंगे, ठीक है। ये चार तीन चीजें होती है इसमें। और जो नाइट्रोजनी क्षार होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं, चार नहीं पांच प्रकार के होते हैं, जिसमें चार डीएनए में होते हैं, चार आरएनए में होते हैं, ठीक है। और देखो डीएनए अणु क्या है, में शर्करा अर्धांश इकाई, देखो बी बीटा डी टू डीऑक्सीराइबोज होता है ना। जबकि आरएनए क्या होता है, बीटा डी राइबोज। ये देखो डीएनए, जो यदि डीएनए को देखोगे तो डीएनए क्या है, बीटा डी टू डीऑक्सीराइबोज है, और आरएनए क्या है, बीटा डी राइबोज है ना। डीएनए में क्या होते हैं, चार प्रकार के क्षारक पाए जाते हैं। देखो चार प्रकार के, जो हमारे पास नाइट्रोजनी बेस होगा, जैसे एडेनिन हो गया, ग्वाइनिन हो गया, साइटोसिन हो गया और थाइमिन हो गया, ये किस में पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं डीएनए में। क्या याद रखना आपको, कौन से नाइट्रोजनी क्षार हैं डीएनए में, वो एडेनिन हो गया, ग्वाइनिन हो गया, साइटोसिन हो गया, थाइमिन हो गया। और जो आरएनए है, आरएनए में भी चार होते हैं। जो हमारे पास आरएनए है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, उसमें भी चार होंगे, एडेनिन होगा, ग्वाइनिन होगा, साइटोसिन होगा और यूरेसिल होगा। थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल। बस इतना अंतर होता है ना। ये चार क्षारक होते हैं, प्रथम तीन तो डीएनए के समान होते हैं, प्रथम जो चौथा वाला है वो यूरेसिल होता है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, नाइट्रोजनी क्षार है ना, जो नाइट्रोजनी क्षार। उसके बाद थोड़ा और आगे चलते थे, न्यूक्लिक अम्ल की जो संरचनाएं हैं, है ना, इनकी जो संरचनाएं हैं, ये देखो किसी क्षारक के शर्करा की स्थिति पर जुड़ने से निर्मित इकाइयों को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, ठीक है ना। ये न्यूक्लियोसाइड्स हैं जो क्या होगा, किस स्थिति पर जुड़ते हैं, प्रथम स्थिति पर जुड़ते हैं। देखो क्षारक में क्या होगा, क्षारक से विभेद करने के लिए शर्करा के कार्बनों को एक दो तीन आदि से अंकित किया जाता है। जो इसके कार्बन होंगे वो एक दो तीन चार से, जैसे यहाँ पर देखो एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया, तीसरा ही हो गया, चौथा ही हो गया, पांचवा ही हो गया, है ना। इनके नंबर काउंट किए जाते हैं, है ना।
और जब क्या कर रहा है बेटा, जब न्यूक्लोस देखो न्यूक्लियोसाइड शर्करा अर्धांश 5 स्थिति पर से बनता है तो उसे न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। तो यहाँ न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड्स अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। यहाँ देखो इसमें क्या है, ये इनका नाम देखेंगे तो जो डीएनए है बेटा, डीएनए का जो सूत्र है वो इस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है आपको, ये है डीएनए का सूत्र। डीएनए में क्या होगा, जो राइबोज शुगर है, डीएनए की शुगर है, सुक्रोज है, पूरा डीएनए थोड़ी है, उसका जो सुक्रोज है वही है बीटा 2 डीऑक्सी राइबोज। ये पेंटोज शुगर है बेटा, इसमें मैंने बताया 3 चीजें होती, तो ये पेंटोज शुगर है, ठीक है। और ये क्या है, ये राइबोज शुगर है, बीटा डी जो आरएनए में पाया जाता है। राइबोज है ना, हमने कहा राइबोज, राइबोज न्यूक्लिक एसिड आरएनए, उसमें ये वाली शुगर होती, और जो हमारे पास डीएनए होता है उसमें ये वाले शुगर। अब इनमें अंतर क्या है, थोड़ा सा देखो, अंतर देखना बेटा इसमें है? क्या अंतर है, थोड़ी सी अंतर होगा और बाकी कुछ ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन है, ये देखो OH यहाँ पहली पोजीशन पर है, यहाँ OH है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर देखो ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा डिफरेंट है, ये मैंने एरो लगा दिया इसमें। देखो यहाँ इस वाले में OH है और यहाँ पर केवल H है, यानी कि इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, इसलिए क्या हुआ, डीऑक्सी हुआ। बाकी सारा सेम है, देखो यहाँ पर OH है, यहाँ H है, यहाँ देखो H है, बाकी सेम है, केवल यहां से एक ऑक्सीजन निकल गया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, डीऑक्सी, ऑक्सीजन निकल गया, इसलिए इसको डीऑक्सी राइबोज कहेंगे। बाकी दोनों में ये शुगर, ये जो शर्करा है वो समान है, ये दोनों में शर्करा है। तो ये पेंटोज शर्करा है बेटा, ये आरएनए में मिलती है और एक इसे डीएनए में मिलती है, बस इतनी स्थिति है ना। दूसरा इसमें देखो न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड आपस में फास्फोडाइएस्टर बंधन द्वारा संयुक्त होते हैं, ठीक है। यहां पर देखोगे तो ये डाई न्यूक्लियोटाइड्स है, देखो कैसे, यहां पर क्या हुआ, ये तो शर्करा है जिसका सूत्र हमने अभी पढ़ा, यहां पर नाइट्रोजन ही क्षार है और ये क्या है, फॉस्फेट अणु है। और फिर क्या होता है बेटा, देखो ये शर्करा के बाद फॉस्फेट अणु है, इनमें पोजीशन यहां से क्या हुआ, फिर ये दूसरा ये बना, देखो क्षार, शुगर और फॉस्फेट का, ठीक है। और इन्होंने बनाया फॉस्फोडाइएस्टर बंध, कैसे, देखो यहां से ये फॉस्फेट अणु था, ये शर्करा था, ये क्षारक था, देखो शर्करा ने इसके जो ये वाला है, ये वाला इस फॉस्फेट अणु से यहां जुड़ गया, और कौन सी पोजीशन पर जुड़ा, थर्ड पोजीशन पर, यहाँ थर्ड पोजीशन पर जुड़ा, ये फिफ्थ पोजीशन पर तो है ही, ये दूसरा जुड़ेगा आगे वाला है ना, ये फिफ्थ पोजीशन से ये जुड़ा हुआ है, और उसने क्या बना दिया, इसको बोलते हैं बेटा फास्फोडाइएस्टर बंध, ठीक है। अब ये जुड़ गया, एक सीरीज दूसरे सीरीज से जुड़ रही है ना, इसको बोलते हैं डाइन्यूक्लियोटाइड्स। उसके बाद ये कहता है कि देखो कि जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल दो ही हैं, डीएनए और आरएनए, है ना, कि एक श्रृंखला के अनुक्रम से संबंधित सूचनाओं को इसकी प्राथमिक संरचना कहते हैं, ठीक है ना, एक श्रृंखला बनाती है उसको हम प्राथमिक संरचना कहते हैं। देखो न्यूक्लिक अम्ल है, द्वितीयक संरचना भी होती है, जैसे जेम्स वाटसन एंड फ्रांसीसी, जो हमारे पास फ्रांसीसी जो थे, क्रिक, है ना, तो इसको हम कहते हैं बेटे वाटसन एंड क्रिक, दोनों को मिला करके वाटसन एंड क्रिक ने जो है द्विकुंडली संरचना दी थी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया था, बायोलॉजी में भी पूछा जाता है और केमिस्ट्री में पूछा जाता है ना। तो एक वाटसन एंड क्रिक है, वाटसन तथा क्रिक साइंटिस्ट का नाम है, जिसने क्या दिया था
इसने दिया था डीएनए की द्विकुंडलित संरचना, यहां तक मान लो चलो। डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी थी? वाटसन एंड क्रिक। ऐसे जो डबल हेलिक्स मॉडल है ना, ऐसे करके जो बना हुआ है, ऐसे करके जो बना हुआ है ना, डीएनए की जो संरचना है, ये दी थी वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक है। और ये कहता है कि न्यूक्लिक अम्ल की दो श्रृंखलाएं आपस में कुंडलित रहती है, और तथा क्षारक युगल के रूप में हाइड्रोजन बंधों द्वारा आपस में जुड़े रहते हैं, और ये जो क्षारक होते हैं वो हाइड्रोजन बंध के द्वारा एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ठीक है। इसमें देखो जो हाइड्रोजन बंध होते हैं वो क्या करते हैं, बंध बनाते हैं, जैसे एडेनिन हो गया, थाइमिन हो गया के साथ। एडेनिन किसके साथ बनाता है? एडेनिन बनाता थाइमिन के साथ, डबल बॉन्ड से, है ना, द्विबंध से, है ना। जबकि क्या होगा, साइटोसिन क्या होगा, ग्वानिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाता है ना, ये ग्वानिन के साथ आवत बनाता है। और आरएनए में देखो, आरएनए की द्वितीयक संरचना कुंडली केवल एक रज्जुक होती है, इसमें एक सिंगल थ्रेड होता है बेटा, ऐसे डबल नहीं होता है। आरएनए में क्या होता है, सिंगल थ्रेड होता है ऐसे कर। ठीक है, यहाँ डबल थ्रेड है, द्विकुंडलित है, ऐसे दो कुंडली है ना। और आरएनए में एक रज्जुक होती है, जो कभी कभी क्या होती है, स्वयं को मोड़कर द्विकुंडली संरचना बना देती है अपने। अब जैसे इसने क्या करेगा, मान लीजिए सिंगल थ्रेड है वो, या आपस में ऐसे मुड़ जाए, तो ये द्विकुंडलित हो सकती है, लेकिन ये अपने आप ही मुड़ेगी, एक सिंगल थ्रेड होगा, है ना। और आरएनए जो होते हैं, आरएनए अणु तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तीन प्रकार के आरएनए। वैसे ये संदेश वाहक होते हैं बेटा, सूचना पहुंचाते हैं, है ना। ये भिन्न भिन्न क्रियाएं संपादित करते हैं, इन्हें संदेश वाहक भी कहा जाता है। देखो, संदेश वाहक कहा जाता है, मैसेंजर। इसलिए क्या करते हैं, जो आरएनए होता है वो तीन प्रकार के हो गए। कौन कौन से? नंबर एक होगा एमआरएनए, जो मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, इसके आगे एम लगा दी। उसके बाद है राइबोसोमल आरएनए, जो राइबोसोम्स है ना, राइबोसोमल कहते हैं। और तीसरा होता है ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। ये तीन प्रकार के आरएनए, इसको आप बायोलॉजी में और बेहतरीन पढ़ोगे, है ना। तीन प्रकार के आरएनए, इनके काम क्या क्या होंगे, तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि जो आरएनए है वो तीन प्रकार के हैं, है ना। देखो, अब न्यूक्लिक अम्ल क्या होगा, ये कहता है न्यूक्लिक अम्ल की जैविक कार्य क्या है। तो देखो, इसका जो कार्य होता है वो होता है डीएनए की आनुवांशिकता को का रासायनिक आधार पर इसे आनुवांशिक सूचनाओं के संग्रह की तरह जाना जाता है ना। डीएनए क्या होता है बेटा, मान लीजिए कि हमारे पास डीएनए है ना, तो जो लाखों वर्ष पुराने जीव है, जैसे माना डायनासोर है, हमने डायनासोर के बारे में केवल सुना है ना। लेकिन जब उनके जो कंकाल हो या कुछ हमें उपलब्ध हो जाए, तो उसके डीएनए से हम उनके उन जीवों के बारे में, उन प्रजातियों को पहचान सकते हैं कि किस प्रकार। मान लीजिए कोई मानव है ना, और मानव के, कोई मनुष्य की डेथ हो जाती है और उसका कंकाल हमें 100 साल पुराना है ना, 100 साल पहले वो कहीं दब गया था। अब 100 साल बाद मिला तो हम पता कर सकते हैं उसके डीएनए, उसके हड्डियों से, कि इसका डीएनए किसका है, ये किस परिवार का है, इसके डीएनए की प्रॉपर्टीज क्या है, वो पहचाना जा सकता है ना। ये मानव है, मान लीजिए कोई कंकाल पड़ा हुआ है, हड्डियां पड़ी हुई, हमने कहा इस किसकी होगी, तो हम उसके डीएनए से पहचान सकते हैं कि मानव की है, ये किसी जानवर की है ना। तो ये क्या करता है, डीएनए से हमें पता लग जाता है। ठीक है, उसके डीएनए से। डीएनए क्या होता है, एक विशिष्ट रूप, अलग अलग व्यक्ति का अलग अलग प्रकार का डीएनए होता है ना। और डीएनए क्या करता है, डीएनए अणु एक सेल्फ रेप्लिकेशन करता है, अपने आप में ही एक रेप्लिकेशन करेगा, है ना। और जो अपने समान जो क्या होगा, पुत्री कोशिकाओं के समान डीएनए क्या कहलाता है, वो जैसे माना आपने देखा होगा कि जो हमारे माता पिता के लक्षण हम तक पहुंचते हैं, वो इसी डीएनए के माध्यम से पहुंचते हैं, है ना। डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, इसमें एक सूचनाएं होती हैं, और जब हम बड़े होते हैं तो वो सूचनाएं पूरे शरीर में, उसी प्रकार की सूचनाएं हमारे शरीर में आ जाती हैं। ठीक है, कोशिका में जो प्रोटीन होगा, प्रोटीन का संश्लेषण, है ना। वास्तव में कोशिका में जो क्या होगा, प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो विभिन्न प्रकार के आरएनए अणुओं द्वारा होता है। जो उसमें प्रोटीन है उसका संश्लेषण जो होता है
वो किसके द्वारा होता है? आरएनए के द्वारा, है ना। उसको राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं। अब देखो ये है डीएनए का अंगुली छाप, ये पूछा जाता है बहुत बार, है ना। तो अंगुली छाप क्या है बेटा? देखो अंगुली छाप होता क्या है, ये कहते हैं जीव के अद्वितीय अंगुली छाप होते हैं। प्रत्येक जो हमारे जितने भी जीव हैं उनकी जो अंगुलियां के छाप है वो क्या होते हैं? अद्वितीय बने, अलग अलग होंगे सबके, है ना। ये देखो ये अंगुली छाप अंगुली के शीर्ष पर होते हैं और इन्हें लंबे समय तक व्यक्ति की पहचान निर्धारित करने के लिए काम में लाया जाता रहा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे अंगूठे के निशान एक अलग अलग होते हैं। अभी भी हम बैंक में जो लोग साइन नहीं करते वो अंगूठा लगा देते हैं, तो उंगली की जो छाप होंगे वो क्या कहलाएंगे? देखो ऐसे ऐसे बिल्कुल अलग, सबके अलग अलग होंगे, है ना। यदि डिटेल से देखेंगे तो उनकी छाप अलग अलग होते हैं, ठीक है। लेकिन इन्हें क्या किया गया कि जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर ने सर्जरी की और उसको चेंज कर दिया, तो अब थोड़ा सा कम चांसेस होते हैं इनके अंगुली छाप को पहचान के रूप में माना जाना, है ना। लेकिन फिर भी अभी बहुत जगह इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और देखो इसको परिवर्तित भी किया जा सकता है बेटा, अंगुली को हम क्या कर सकते हैं? परिवर्तित ऑपरेशन के द्वारा, ठीक है ना। किसी व्यक्ति में डीएनए के क्षारकों का अनुक्रम अद्वितीय होता है। अब किसको पता करते हैं पहचान के लिए? ये तो खैर हम जनरली उपयोग करते हैं, लेकिन अब डीएनए का जो अनुक्रम है, डीएनए का हम कहते हैं ये क्या है? ये व्यक्ति ये है, तो उसका डीएनए का अनुक्रम देखा जाता है। पहले तो अंगूठा देखते थे, अंगुली छाप, अब डीएनए देखते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये देखो डीएनए अंगुली छापन, इसलिए इसको डीएनए अंगुली छापन। पहले हम क्या करते थे? अंगुली का छाप लगा करके पहचान बताते थे। आज के जमाने क्या करते हैं? यदि किसी की पहचान करनी होगी तो उसका डीएनए देख चेक करते हैं कि इसका डीएनए का क्रम क्या है ना। और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? डीएनए के अनुक्रम को जानने के लिए हम क्या कहते हैं? इसलिए इसको क्या कहा जाता है? डीएनए अंगुली छाप कहलाता है। पहचान के लिए अब प्रयोग करने लगे किसका? डीएनए के अनुक्रम का। यहाँ पर ये देखो किसी व्यक्ति, इसको हम डीएनए अंगुली छाप, इसको पहले को भूल जाओ कि क्या लिखा हुआ है ना, इसको तो भूल जाना है। मान लीजिए आपके पास आता है डीएनए अंगुली छापन क्या है, तो हम लिख सकते हैं कि किसी व्यक्ति में डीएनए के क्षारकों का अनुक्रम अद्वितीय होता है तथा इसको ज्ञात करना डीएनए अंगुली छाप कहलाता है। बस ये लाइन आपको लिखनी। मान लीजिए आपके पास डीएनए अंगुली छाप आता है, तो हम इसको लिखेंगे किसी व्यक्ति में डीएनए के क्षारकों का अनुक्रम अद्वितीय होता है तथा इसको ज्ञात करना डीएनए अंगुली छाप कहलाता है। भाई इतनी लाइन याद करनी बेटा, है ना। इसको हमें इतने लाइन याद रखनी, ठीक है। चलिए इसको मैं वो कर देता हूँ, हाईलाइट करता हूँ, कोशिश करता हूँ हाईलाइट कर देते हैं इसको, है ना। देखो यहाँ पर क्या होगा, जो किसी व्यक्ति है ना में डीएनए के क्षारकों का अनुक्रम अद्वितीय होता है। ये बहुत बार पूछा जाएगा, है ना, इसलिए मैं इसमें इतनी मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट खींच सकते हो उसके बाद, ठीक है ना। इसको डीएनए अंगुली छाप कहलाता है। बस इतनी लाइन आपको याद रखनी, ठीक है, जो मैंने हाईलाइट किया हुआ। तो इसको इस प्रकार से अब डीएनए अंगुली छाप समझ में आ गया होगा कि क्या होगा कि जो डीएनए, पहले तो अंगुली छाप जो शब्द प्रयोग होता था वो इसलिए प्रयोग होता था कि अंगुली का काफी लंबे समय तक हमने क्या किया? अंगुली के रूप में प्रयोग किया अपनी पहचान के लिए। अब क्या करते हैं? डीएनए का जो अनुक्रम होता है उसको करते हैं, ठीक है। अभी क्या कहते थे? देखो यह प्रत्येक कोशिकाओं में के लिए समान होता है तथा इसे किसी भी इलाज द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, इसको परिवर्तित नहीं कर सकता, ठीक है ना, किया जा सकता है। डीएनए देखो, डीएनए अंगुली छाप का उपयोग आजकल हम कहाँ कहाँ पर करते हैं? इसका उपयोग कहाँ होना है, ठीक है ना। तो इसका उपयोग जो होता है बेटा वो कहाँ पर होता होगा, ठीक है। इसका जो उपयोग है वो कहाँ पर करते होंगे? तो पहला इसका जो उपयोग किया जाता है ना, पहला जो उपयोग किया जाता है
ये किया जाता है विधि संबंधित, जहां पर न्यायालय से संबंधित प्रयोगशाला में। ठीक है, विधि, विधि का मतलब होता है जहां पर कानून होते हैं, है ना। विधि, विधि का मतलब है कानून, कानून संबंधित प्रयोगशाला। अब देखो, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या करता है, अपराध करता है ना। कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसको जानने के लिए क्या करते हैं, अपराधी को पहचानने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं डीएनए। उसका डीएनए सैंपल चेक करते हैं और उस व्यक्ति को पहचान लेते हैं इसने अपराध किया। माना कहीं पर कोई खून का निशान या उसके बाल छूट गए, कुछ कुछ भी चीज पार्ट हुआ, तो उससे हम क्या करते हैं, उसकी पहचान कर सकते हैं। दूसरा है किसी व्यक्ति की पैतृकता का निर्धारित करने में। ठीक है ना, इस व्यक्ति के माता पिता ये हैं, माना कोई बच्चा खो जाता है और खोने के बाद कई सालों बाद उसे मिल जाता है और उसके बाद ये पहचानना मुश्किल होता है ये बच्चा किसका है, तो उससे पैतृकता को निर्धारित करने में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, डीएनए अंगुली छाप का। दूसरा है किसी दुर्घटना, माना कोई दुर्घटना हुई, दुर्घटना में मृतक शरीर की पहचान करने में। माना कोई व्यक्ति जो है नदी में गिरा, बह गया, है ना, और क्या हुआ, 6 महीने बाद मिल रहा है, तो 6 महीने बाद उसकी शक्ल, उस मांस तो सड़ जाता है ना, लेकिन उसके कंकाल रहते हैं, है ना, या कहीं किसी चीज के नीचे दब गया, बाकी सड़ गया। ठीक है, तो उन पर क्या है कि दुर्घटना में किसी मृतक के शरीर की पहचान करने के लिए और बच्चों और जनक के डीएनए की तुलना करके किया जाता है। अब मानो वो किसका किसका पिता है, किसकी माता है, किसका भाई है ना, तो इस जो दुर्घटना में ग्रसित हो गया, तो उसको डीएनए चेक करके हम उनको पहचान सकते हैं, है ना। दूसरा क्या है बेटा, जैव विकास के पुनर्लेखन में किसी प्रजाति समूह की पहचान करने, कोई प्रजाति समूह है उसकी पहचान करने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं, डीएनए अंगुली छाप। ठीक है, तो डीएनए अंगुली छाप आप समझ गए होंगे, ये हमारे पास है डीएनए अंगुली छाप। किसी व्यक्ति में डीएनए के क्षारकों का अनुक्रम अद्वितीय होता है तथा इसको ज्ञात करना ही अंगुली छाप कहलाता है। ठीक है, डीएनए अंगुली छाप कहलाता है, ये इस प्रकार से। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब उसके बाद आता है बेटा हार्मोन, है ना। हार्मोन भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हार्मोन होता क्या है, देखो हार्मोन भी एक प्रकार से क्या है, ये भी जैव अणु है ना, जो कोशिकाओं में के मध्य क्या करता है, संदेश वाहक का काम करता है। देखो ये क्या होता है बेटा, यह शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों में बनते हैं। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां कौन से होती हैं, अलग अलग प्रकार की। यदि हम हार्मोन को देखेंगे तो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों में पाया जाता है। अब अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या होती, आप लोगों ने देखा होगा, थायराइड सुना, थायराइड ग्लैंड, ये तो सुना होगा, जिससे गले में होती थायराइड ग्लैंड, जिसमें थायरोक्सिन नामक हार्मोन से निकलता है, इनको अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं, है ना। ये देखो जो हार्मोन्स होते हैं ये क्या होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि होती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि होती है बेटा, उनको कहा जाता है जिसमें क्या होता है, सीधे रक्त में प्रभाव कर देते हैं। हार्मोन क्या करते हैं, सीधे रक्त में आ जाते हैं, इनके लिए कोई अलग क्या नहीं होता है, कंडीशंस नहीं होती है, सीधे रक्त में आ जाते हैं, है ना। जो इन्हें कार्य सीधे कहाँ तक, जहां पर इनको काम करना होता है, इन हार्मोन्स को सीधे वहां पर पहुंचा देते हैं। और रासायनिक प्रकृति में क्या के अनुसार क्या है, इन इनमें कुछ एस्टेरॉइड्स भी होते हैं, कुछ एस्टेरॉइड भी होते हैं, जैसे एस्ट्रोजन, ये हार्मोन्स है, एंड्रोजन हार्मोन्स है, इंसुलिन हार्मोन्स हो गया, है ना। एंड्रोजन ये कहता है, इंसुलिन और एंड्रोजन जैसे कुछ हार्मोन क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं। ये क्या होते हैं, पॉलीपेप्टाइड होते हैं। और कुछ अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न होते हैं, कुछ हार्मोन क्या होते हैं, अमीनो अम्ल के व्युत्पन्न माने जाते हैं, जैसे ये है एपिनेफ्रेइन, एपनेफ्रेइन, है ना, एपनेफ्रेइन। और ये अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स होते हैं बेटा, है ना। और जो शरीर में है, शरीर में हार्मोन का बहुत सारे काम होते हैं, अनेक कार्य होते हैं, जैसे जैविक क्रियाकलापों को संतुलित बनाए रखने में सहायता प्रदान करते हैं, है ना। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है, सीमित रखता है ना।
जैसे यदि हमारा रक्त में क्या हो गया, इंसुलिन ज़्यादा हो गया, सॉरी ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, तो इंसुलिन एक क्या है, हार्मोन है, वो क्या कर देता है, उसको ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है ना। जैसे मान लीजिए इंसुलिन ग्लूकोज है, हमारे उसमें क्या हो गया, ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, किस में ग्लूकोज ज़्यादा हुआ, रक्त में, है ना। मान लीजिए हमारे रक्त में ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, तो इंसुलिन क्या कर देता है, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर लेता है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है ना। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन, फिर हमारे शरीर में कम हुआ, फिर क्या हुआ, वापस उसी में रूप में ले आता है, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, ये हार्मोन्स के काम है ना। किसके काम होते हैं, हार्मोन के काम होते हैं, उनको हमारे शरीर को रेगुलेट करना, ठीक है ना। तो जैसे इंसुलिन का काम आप समझ गए होंगे, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है ना। ये ग्लूकोज की भूमिका, ठीक है ना। रक्त में जो ग्लूकोज की मात्रा है, ग्लूकोज की मात्रा को क्या करना है, तेजी से बढ़ने पर इंसुलिन निकलने लगती है, और दूसरे हार्मोन जैसे देखो ग्लूकागॉन की प्रवृत्ति ग्लूकोज की मात्रा बढ़ाने की होती है ना। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के हार्मोन होंगे। अब इसमें अलग अलग कौन कौन से हो सकते हैं हार्मोन्स, देखो कुछ हार्मोन्स हमारे पास हैं जिस हाइपोग्लाइसीमिया है, ये भी एक प्रकार का रोग होता है ना, ग्लाइकोजन ज्यादा हो जाता है ना। और बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन है, ये पुरुषों में पाया जाता है ना। और ये टेस्टोस्टेरोन एक प्रकार का हार्मोन्स है, पुरुषों के लक्षण जैसे आवाज में भारीपन हो गया, चेहरे पर बाल हो गया, सामान्य शरीर की बनावट हो गई, इसके लिए उत्तरदायी होता है। और जो एंड्रोजन होता है ना, वो महिलाओं में पाया जाता है, थोड़ा गलत लिखा हुआ है एंड्रोजन, है ना। तो ये महिलाओं का हार्मोन्स होता है ना। इसमें बहुत सारे लक्षण जो क्या होगा, महिलाओं में अलग गुण आ जाते हैं, है ना। तो इस सारे क्या है, ये हार्मोन्स हैं, जिसके कारण क्या होता है, अलग अलग एक्टिविटीज हमारे शरीर में होती रहती है ना। जैसे थायराइड है, अवटु ग्रंथि देखो, ये हाइपर थायराइड, इसके आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, घेंगा रोग हो जाता है ना। तो ये जो थायरोक्सिन हार्मोन्स होता है, ये इसके कारण होगा। तो इन कुछ हार्मोन्स को भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है ना। देखो बेटा हमने जो इनके अणुओं के जो फॉर्मूले थे, देखो जैसे फॉस्फेट है, तो फॉस्फेट के अणु का फॉर्मूला ये है, फॉस्फेट के अणु का फॉर्मूला ये। थाइमीन का फॉर्मूला देखो, आप लोगों ने ये फॉर्मूले हमने तो देखी, मतलब आप देख सकते हैं इसको, इनका फॉर्मूला एडेनिन का फॉर्मूला ये बना हुआ है, एडेनिन ये है, थाइमिन ये हो गया, है ना। ये राइबोज हो गया, राइबोज हो गया, यूरेसिल का फॉर्मूला ये हो गया, है ना। ये अलग अलग फॉर्मूला है। और ये जैसे यहाँ पर देखोगे, ये साइटोसिन हो गया, ये ग्वानिन हो गया, ये अलग अलग फॉर्मूला जो किस में पाए जाते हैं, डीएनए में, ठीक है ना। ये डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड है, ये है न्यूक्लियोटाइड्स, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियोटाइड्स हो गए, और ये हमारे पास डीऑक्सी राइबोज, ये अलग अलग फॉर्मूले हैं। ये डीएनए की संरचना है, इन फॉर्मूलों से मिलकर के ऐसे डीएनए बन जाता है, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड। तो आप लोगों को ऐसा नहीं बनाना है डीएनए, डीएनए आपको कुछ नहीं, आपको सिंबॉलिक बनाना है। यदि माना आता है डीएनए बनाने के लिए, तो हम ऐसे बना सकते हैं, ऐसे करके डीएनए। और इसमें सिर्फ हमें ये दिखाना होगा, यहाँ ए दिखा दो, और डबल बॉन्ड से डी दिखा दो, फिर जी दिखा दो, और ट्रिपल बॉन्ड सी दिखा दो। फिर इसमें क्या दिखाना है, शुगर, फिर क्या आएगा, फॉस्फेट अणु, और फिर क्या आएगा, शुगर, फिर ऐसे ऐसे करके दिखा दो, है ना। यहाँ फॉस्फेट अणु, फिर शुगर, फिर इस टाइप से हम दिखा देंगे, ये इसी प्रकार से बना हुआ है ना, इसकी संरचना है, ठीक है ना। वाटसन एंड क्रिक के बारे में बता चुका हूँ, इन्हें डबल हेलिक्स मॉडल दिया था, ठीक है। ये है बेटा हमारा